जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की क्लास है उसे आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रपति शासन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति शासन, जिसमें हमने देखा मैं एक फैक्ट था वो मुझे अभी याद आया है कि मैंने जो दिल्ली में लिखाया था कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन है, दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन मैंने दिल्ली में लिखाया तो वो अनुच्छेद 339 लिख दिया है गलती से, 339 ए। वो 339 ए नहीं है, वो 300 की जगह 239 ए है। 239 ए है तो उसको करेक्शन कर लें। 339 की जगह क्या है? 239। वो 2 की जगह 3 लग गया है। मैंने अभी देखा वीडियो को चला के तो उसमें वो 239 लिख रहा, 339। और दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 239 ए के तहत लगाया जाता है। किसके तहत? 239 ए के तहत लगाया जाता है। और हमने बात की कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले वहाँ के संविधान के, जम्मू एंड कश्मीर के संविधान के अनुच्छेद कौन से? 92 के तहत 6 माह तक क्या रहता था? राज्यपाल शासन रहता था। उसके लिए विशेष प्रावधान थे, राज्यपाल शासन रहता था। 6 माह के बाद क्या होता था? राष्ट्रपति शासन लगता था। अब तो ये सारा समाप्त कर दिया है, परंतु फिर भी एक फैक्ट है, याद रख लेना, ध्यान रखना, पूछ सकता है क्योंकि ये उससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित। इस तरीके से। और हमने देखा अपने राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 67, 77, 80, 92, और उसको हमने एक अच्छे से देखा। अब हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल चल रहे हैं उसमें है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, और ये अनुच्छेद है 360। देखो अनुच्छेद 360, देखो अनुच्छेद 360 कहता है यदि देश में वित्तीय साख उत्पन्न हो गई हो या वित्तीय साख संकट में हो। वित्तीय साख का मतलब होता है, देखो साख हर आदमी की अपनी अपनी क्या होती है? साख होती है, जब तो उसे पैसा मिलता है। बैंक जो पैसा देता है वो उसकी साख के आधार पर देता है। तो जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो या वित्तीय साख खतरे में हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखो अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे देश में ये लगा नहीं है, अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। परंतु 1992 में स्थिति बनी थी लगने की। क्या बनी थी? स्थिति बनी थी, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो संकट में फंस गई और हमारे पास ये स्थिति आ गई थी कि हमारे पास जो आयात करने के लिए पैसे केवल 7 दिन के लिए बचा था। हमारा जो राष्ट्रीय मुद्रा भंडार है वो क्या हो गया? समाप्त। केवल 7 दिन के लिए पैसा बचा था। और देखो अगर पैसा नहीं है, हम पैसा नोट से, रुपए से काम नहीं चलेगा। डॉलर, जो विदेशी मुद्रा भंडार यानी विदेशी जो मुद्रा है वो होता है डॉलर। तो डॉलर हमारे पास खत्म हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ संकट की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, परंतु हम उससे नैया को पार लगा ले गए। और वो पार कैसे लगाई? उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, माननीय श्री नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री रहे। तो वो साहब यूएनओ गए, कई देशों के पास गए पैसा लेने के लिए, सभी ने मना कर दिया। मनमोहन सिंह जब भी यूएनओ जाते तो उनसे मिलना चाहते थे तो उनके कर्मचारी कहते थे कि अभी सचिव साहब है ही नहीं, जबकि अंदर बैठे हैं, मनमोहन सिंह को वेट करा रहे हैं, और दूसरे गेट से निकल जाते मनमोहन सिंह। फिर कई बार गए तो लास्ट में जब मनमोहन सिंह ने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा हम आपको एक शर्त पे पैसा देंगे। मनमोहन सिंह ने कहा अरे भाई मैं किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ तो सही।
उन्होंने कहा कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो आपकी क्लोज इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, आपको खोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। और आपने जो समाजवादी अपना रखा है, तो आपको अर्थव्यवस्था को ओपन करना पड़ेगा, वैश्वीकरण करना पड़ेगा, निजीकरण अपनाना पड़ेगा, यानी एलपीजी अपनाना पड़ेगा। तो उस समय हमने एलपीजी अपनाया और फिर हमारी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था रिकवर हो गई और हम वित्तीय आपातकाल से बच गए। लगने की संभावना बनी और अभी तक एक भी बार ये नहीं लगा है, ये हमारे बहुत लिए अच्छी बात है। तो आधार इसका क्या रहेगा? इसका आधार, वित्तीय आपातकाल का आधार देखते हैं। आधार, तो आधार मतलब किस आधार पर लगाया जाएगा? तो जब देश की वित्तीय साख संकट में हो या वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो, ऐसी स्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है? जब वित्तीय साख संकट में हो। तो जब वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो, वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो, वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो, ऐसी स्थिति में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा, इसी को हम जब वित्तीय साख, इसका एक ही आता है, वित्तीय साख संकट में हो, तब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। किसकी घोषणा की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद इसकी घोषणा करेगा कौन? तो इसकी घोषणा करेंगे साहब कौन? राष्ट्रपति। तो इसकी उद्घोषणा तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर करेंगे, मंत्री परिषद के परामर्श पर करेंगे, लिखित परामर्श पर। तो इसकी घोषणा कौन करेंगे साहब? इसकी घोषणा करेंगे राष्ट्रपति। परंतु राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करेंगे, तब तक घोषणा नहीं करेंगे जब तक मंत्री परिषद उसे लिखित में सिफारिश नहीं करेगी। राष्ट्रपति जब ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। जब ही इसकी क्या कर सकते हैं? घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद बात करें कि इसका अनुमोदन कितने समय में होना चाहिए? अनुमोदन, तो बात करते हैं अनुमोदन की। तो अनुमोदन होना चाहिए साहब 2 माह में। कितने माह में? 2 माह में स्वीकृति मिल जाए, उसके बाद इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। 2 माह में स्वीकृति मिल जाएगी, इसके बाद ये 6 माह तक लागू रह सकता है। अगर बात करें इसकी अवधि की, तो अवधि है इसकी एक बार में 6 माह, एक बार में 6 माह। अब बात करें अधिकतम अवधि, अधिकतम अवधि है वो है अनिश्चित काल।
अनिश्चित काल। देखो हमने जब 352 पढ़ा था तो 352 में संविधान में प्रावधान है कि वो अनिश्चित काल तक रह सकता है, अनिश्चित काल तक रह सकता है। परंतु हमने 356 पढ़ा, उसमें प्रावधान है कि 3 वर्ष तक रह सकता है। परंतु 360 के बारे में ना तो ये प्रावधान है कि भैया वो 3 वर्ष रह सकता है, 4 वर्ष रह सकता है, या ना अनिश्चित काल रखला, यानी वहां पर संविधान मौन है। इसके बारे में क्या है? संविधान मौन है। यहां संविधान मौन है, संविधान मौन है। बाकी यहां पर संविधान मौन नहीं है, यहां पर अनिश्चित काल लिख रहा है और 56 में 3 वर्ष लिख रहा है। इस तरीके से यहां पर संविधान क्या है? मौन है। संविधान मौन का मतलब है संविधान में ना तो ये लिख रहा कि इतने समय के लिए रहेगा और ना ही ये लिख रहा कि अनिश्चित काल के रहेगा, यानी इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेख नहीं है तो इसका अर्थ हम यही लगाते हैं कि अनिश्चित काल के तक ये रह सकता है। इस तरीके से जो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल है वो अनिश्चित काल तक रह सकता है। यदि बात करें इसकी समाप्ति की तो राष्ट्रपति इसे अपनी घोषणा द्वारा कभी भी समाप्त कर सकता है। समाप्ति समाप्ति तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो इसकी समाप्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति अपनी घोषणा द्वारा इसे कभी भी समाप्त कर सकता है। इस तरीके से इसकी हुई समाप्ति। देखो अभी तक देखा कि जो वित्तीय आपातकाल है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 360 में। कौन से में? 360 में। इसका आधार या ये कब लगाया जाएगा? जब देश की, किसकी? जब देश की, ध्यान रखना, किसी राज्य में संकट उत्पन्न होने पर नहीं लगाया जाएगा। जब देश की वित्तीय साख संकट में हो या वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो, ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद। देखो ध्यान रखने योग्य बात है कि 352 में जो घोषणा करेंगे वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। 352, 356 में मंत्रिपरिषद, 360 में भी मंत्रिपरिषद। 352 में पहले कोई ना तो मंत्रिपरिषद थी ना मंत्रिमंडल, तो फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने देखा उसमें मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। इसका 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है, जब ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और एक बार में इसे 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अधिकतम अवधि की बात करें तो संविधान मौन है और निश्चित काल तक रह सकती है। अनिश्चित काल तक रह सकती है। इस तरीके से अब बात करते हैं इसके प्रभाव। अब देखो इसका जो प्रभाव है, अब धन का संकट उत्पन्न हुआ है जब ही तो लगा रहे हैं, तो इसका प्रभाव यही है कि जो वित्तीय आपातकाल के दौरान जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतनमान में कटौती की जा सकती है। उनको जो वेतन दे रहे हैं उसमें क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। एक तो ये रहेगा, पहला प्रावधान क्या है प्रभाव में कि संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतनमान में कटौती की जा सकती है। दूसरा, जो राज्य का धन विधेयक है, और ध्यान रखना राज्य का धन विधेयक संसद में रखवाया जाएगा, उसमें प्रावधान किया जाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाएगा। तो दूसरा प्रभाव है कि राज्य का धन विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाएगा। तो दूसरा प्रभाव
इस तरीके से हमारा जो प्रभाव है, कितने प्रभाव हैं? 2। पहला है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, और दूसरा है कि राज्य का धन विधेयक या बजट राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाएगा। प्रभाव 360 के प्रभाव। तो नंबर 1, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतनमान में कटौती की जा सकती है। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतनमान में कटौती की जा सकती है। संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतनमान में कैसे कटौती? दूसरा, राज्य का बजट राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाएगा। इस तरीके से इसके 2 प्रभाव हैं कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पोस्ट हैं, उनके पदाधिकारियों के वेतनमान में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। दूसरा, जो राज्य का बजट है वो राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जा सकता है। इस तरीके से इसके 2 प्रभाव हैं। और अब तक कितनी बार लगा? तो 360 अब तक कितनी बार लगा? कितनी बार? तो देखो, अच्छी बात यह है, ऐसे लिखना कभी अगर आप मेंस देने का मौका मिले, कि अच्छी बात यह है कि अब तक यह एक बार भी नहीं लगा है। एक बार स्थिति उत्पन्न हुई थी 1992 में, परंतु हम उससे बाहर निकल गए और नहीं लगा। इस तरीके से हमारा जो राष्ट्रपति टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसको हमने खूब 8-10 वीडियो में डिटेल से पढ़ा। अब राष्ट्रपति के द्वारा जो दूसरा संवैधानिक पद है, वो है साहब उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। तो अब हेडिंग बनाइए मेरे दोस्तों, उपराष्ट्रपति। अब हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, उपराष्ट्रपति।
उपराष्ट्रपति। तो देखो उपराष्ट्रपति भी कैसा है, एक संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति 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 का पद, उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक 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 पद है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। संवैधानिक पद का मतलब भी यही होता है, संविधान में किया गया है, किसमें किया गया है, संविधान में किया गया है। इसलिए इसके पद को कैसा पद माना जाता है, माना नहीं जाता है, कैसा पद है, संवैधानिक पद है। इसके बाद अब इसकी अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। तो देखो अब है इसका अनुच्छेद, एक मार्कर खा गया, अनुच्छेद। तो जो अनुच्छेद है पहला वो है साहब अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 है, ये कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक कौन होगा, राष्ट्रपति, उसी तरीके से अनुच्छेद 63 कहता है भारत का कौन होगा साहब, उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ये बात कौन कहता है, अनुच्छेद 163 कहता है ओनली। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक कौन होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कौन सा कहता है, देखो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक कौन होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है, 63। दो देखो 64 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और 65 को हमने वहां भी देखा था और यहां भी देखेंगे। तो भारत का एक कौन होगा, उपराष्ट्रपति, कौन से अनुच्छेद में, 63 में। भारत का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक कौन होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। ध्यान देना, जैसे अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक कौन होगा साहब, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा। एक होगा, दो नहीं हो सकते। सेंटेंस अगर इस तरीके से आता है कि राष्ट्रपति के बारे में क्या सही है या क्या गलत है, उसमें ऑप्शन देगा भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का केवल ऐसे दे दे, ऑप्शन नंबर 1 भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। भारत का अनुच्छेद ये कहता है कि अनुच्छेद 63 के बारे में क्या सही है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा।
ऑप्शन 2, 2 उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, 2 उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। नंबर 3, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर 4, सभी सही है। देखो सभी सही है। हमें क्या लगता है कि ये सामान्य बात बता रहे हैं सर, क्या बता रहे हैं? सामान्य। परंतु जब सवाल आता है, और अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ तो सामान्य लग रही है, परंतु जब सवाल आता है और उसका आप जवाब देते हो ऑप्शन को देख के, तो वहाँ सामान्य नहीं लगती। और कोई भी बात सामान्य नहीं होती, कोई विशेष नहीं होती। जिसको आप अपने जीवन में अपना लेते हो वही बात विशेष हो जाती है। बाकी सारी बातें क्या हैं? सामान्य है, कोई बात विशेष नहीं होती। जब तक आप उसे अपने जीवन में नहीं अपनाते तो विशेष नहीं है। तो अभी ये सामान्य लग रही है, परंतु जब एग्जाम में आता है तो हमने पढ़ा भारत का राष्ट्रपति होगा। अरे वहां लिख रहा है एक राष्ट्रपति होगा, 2 नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। संवैधानिक भाषा है, वकीलों की भाषा होती है, लॉ है, ऐसे ही नहीं। तो एक होगा, ध्यान रखना। तो आंसर कौन सा सही माना जाएगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अगर सवाल आता है कि राष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 63 में। तो राष्ट्रपति का उल्लेख केवल यही अनुच्छेद आए कि राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो उसके पद का जो कहा गया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, वो भी किसमें कहा गया है? वो भी अनुच्छेद 63 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? 63 में। अब अगला अनुच्छेद लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, वो है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 ये बोर्ड अनुच्छेद 64 देखो हम क्रम से पढ़ रहे हैं। हम ध्यान रखना, अनुच्छेद 1 से शुरू किया है और 64 तक आ गए, बीच में कोई अनुच्छेद नहीं छोड़ा हमने। तो हम अनुच्छेदों को अभी किससे पढ़ रहे हैं? क्रम से पढ़ रहे हैं। और ये जहां तक अभी पढ़ेंगे ये सारे महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से सवाल पूछे बनते हैं, और क्रम से पढ़ोगे तो माइंड में सेटअप रहेगा उनका। उपराष्ट्रपति ये क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन क्या होता है? सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। देखो साहब, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। अब मेरे दोस्तों ये बताओ कि पदेन का क्या अर्थ है? अगर आपसे सवाल पूछे कि पदेन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। इसका क्या अर्थ है बताओ? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। इसका अर्थ बताओ। तो कई कहेंगे सर पदेन का ये होता है, वो होता है, तो बताओ साहब। पदेन बताओ। तो पदेन का देखो मैं समझाता हूं। पदेन का अर्थ होता है जब एक पद के साथ अन्य पद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, उसे कहते हैं पदेन। जैसे पदेन का अर्थ, पदेन यहां देख लेते हैं। पदेन जब एक पद के साथ, जब एक
पद के साथ अन्य पद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं उसे पदेन कहते हैं। कैसे? देखो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि साहब मेरी अगली साल 1 जुलाई 2019 को क्या हुई? सगाई हुई। तो जिस लड़की से मेरी सगाई हुई मैं उसका क्या बना? पति बना। क्या बना? जब सगाई हुई 1 जुलाई 2019 को, जैसे ही सगाई हुई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे ही सगाई हुई उसी दिन के बाद जिस लड़की के लिए मेरी सगाई हुई उसका मैं क्या बन गया? पति बन गया। क्या बन गया साहब? पति। तो मुझे जो पोस्ट प्राप्त हुई, जो पद प्राप्त हुआ, वो पति का पद प्राप्त हुआ। किसका प्राप्त हुआ? पति का। परंतु जैसे ही मेरी सगाई हुई मैं पति बना, मैं किसी का जीजा बन गया, किसी का फूफा बन गया, किसी का दामाद बन गया। इस तरीके से मुझे अलग अलग पद प्राप्त हुए। क्या हुए? मेरा पद तो मुझे एक ही प्राप्त हुआ पहले, कौन सा? पति का। परंतु जैसे ही मुझे पति का पद प्राप्त हुआ तो मुझे और पद, किसी का जीजा का भी प्राप्त हो। कोई मुझसे जीजा बोलेगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। तो जब एक पद के साथ, और जो मैडम थी जिसकी सगाई मेरे लिए हुई उसको कोई भाभी कहेगा, कोई मौसी कहेगा, कोई चाची कहेगा, अलग अलग उसको भी पद प्राप्त हो गए। तो जब एक पद के साथ अन्य पद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं उसे कहते हैं पदेन अध्यक्ष। जैसे उपराष्ट्रपति की बात करें तो मेरे दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो उपराष्ट्रपति के लिए होता है। किसके लिए होता है? उपराष्ट्रपति के लिए। परंतु जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन जाता है, वो स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति, अध्यक्ष कह दो या सभापति, वो स्वतः ही राज्यसभा का क्या हो जाता है? अध्यक्ष बन जाता है, सभापति बन जाता है। जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। तो जो नरेंद्र मोदी हैं उनको बनाया तो गया था प्रधानमंत्री, परंतु नरेंद्र मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने उसी समय से, उसी दिन से नीति आयोग के क्या बन गए? अध्यक्ष हो गए। राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। अंतर्राज्यीय परिषद के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। तो यानी जब एक पद के साथ अन्य पद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं उसे कहते हैं पदेन। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। और प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनका क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। अब देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है साहब? पदेन अध्यक्ष होता है। परंतु ध्यान रखना, एकमात्र पद है जो उसका सदस्य ना होते हुए भी उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। क्या करता है? अध्यक्षता करता है। एकमात्र पद है जो क्या करता है? अध्यक्षता करता है राज्यसभा की। तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो इसको भी लिख लेते हैं। परंतु यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अर्थात एकमात्र पद है जो सदस्य ना होते हुए भी
ना होते हुए भी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष तो उसका क्या होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। क्या होता है, सदस्य होता है। परंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी अध्यक्षता करता है। अभी आगे पढ़ेंगे कि जैसे अब देखो, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है तो जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने, देखो सामान्य परिस्थितियों में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति वोटिंग नहीं करते, परंतु जब दोनों सदनों में क्या हो गया, वो बराबर मत, जब किसी विधेयक को लेकर के, जैसे राज्यसभा में क्या हो गया, हो बराबर मत हो गए हो, तो उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं देता, और लोकसभा अध्यक्ष भी सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं देता, परंतु बराबर होने पर वो वोट दे सकता है, निर्णायक मत। अब बात करें, देखो लोकसभा अध्यक्ष को जब हटाया जा रहा है तो वो निर्णायक मत तो नहीं देगा, परंतु अपना जो सामान्य मत होता है वो दे सकता है, क्योंकि वो लोकसभा का क्या होता है, सदस्य होता है। परंतु जब राष्ट्रपति को उससे के पद से हटाया जा रहा है तो उपराष्ट्रपति ना तो निर्णायक मत दे सकता है और ना ही सामान्य वोट दे सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है। उस समय लोकसभा अध्यक्ष जो वोटिंग कर रहा है, सामान्य वोटिंग, वो तो सदस्य होने के नाते कर रहा है, परंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, इसलिए वोटिंग नहीं कर सकता। अभी आगे देखेंगे इसको डिटेल से। अब है अनुच्छेद 65। वैसे हमने इसको देखा था राष्ट्रपति के समय, अब देखते हैं यहाँ अनुच्छेद 65। तो अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में, राष्ट्रपति का देखो, उपराष्ट्रपति का जो कार्य है देखा जाए तो दो ही कार्य हैं। एक तो वो राज्यसभा की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। दूसरा, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, आकस्मिक रिक्ति हो गई हो, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करता है। दो ही कार्य हैं उसके, एक तो राज्यसभा की क्या करना, अध्यक्षता करना। दूसरा, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करता है, निर्वहन करता है, और वो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 65। तो इसको और देखते हैं, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 है, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में, आकस्मिक रिक्ति के दौरान आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। देखो आकस्मिक रिक्ति कौन कौन सी होंगी, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, त्यागपत्र दे दिया हो, पद से हटा दिया हो, इस दौरान उपराष्ट्रपति कार्य करेगा और तब तक करेगा जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होके नहीं आया है, तब तक करेगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति बीमार है, अस्वस्थ है, कार्य करने में असमर्थ है, तो उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करेगा जब तक राष्ट्रपति पुनः
कार्य नहीं करता या पद को ग्रहण नहीं करता, ऐसी स्थिति में। तीसरी बात, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा, सभापति नहीं रहेगा। और उपराष्ट्रपति को देखो, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता, उसे वेतन मिलता है किसका? सभापति का, अनुच्छेद 97 के तहत। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो 97 के तहत मिलता है। परंतु जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसे अनुच्छेद 97 के तहत वेतन प्राप्त नहीं होगा। तो फ्री में तो कार्य करेगा नहीं, उसके लिए प्रावधान कर रखा है, परंतु उसे वो सब सुविधा मिलेंगी जो अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति को मिलती है। यानी वो सारी सुविधाएं, वेतन दिए जाएंगे इस दौरान जो एक राष्ट्रपति को दिए जाते हैं। तो इसको अलग अलग पॉइंटों में देखते हैं। नंबर 1, जब राष्ट्रपति बीमार, अस्वस्थ या कार्य करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तब तक, उपराष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जब तक राष्ट्रपति पुनः पद ग्रहण नहीं कर लेता, द्वारा कर लेगा तो फिर उपराष्ट्रपति बने, फिर राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। दूसरा, मृत्यु, त्यागपत्र दे दे अपनी इच्छा से, त्यागपत्र या पद से हटाना, महाभियोग प्रक्रिया से पद से हटाना। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करेगा जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता, नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता, जब तक वो पद पर बना रहेगा, जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता। इस तरीके से करेगा। अब जब हमने अनुच्छेद 62 पढ़ा था कि राष्ट्रपति के 6 माह में चुनाव कराने ही होंगे, तो ये कितने समय तक रह सकता है? ये 6 माह तक ही रह सकता है। अगर अधिकतम बात करें कि ये कितने समय, 6 माह तक, परंतु इसे पद ग्रहण करने से पहले क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। और तीसरी बात, ये राज्यसभा का क्या नहीं रहेगा? सभापति नहीं रहेगा, राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। इस दौरान राज्यसभा का क्या नहीं रहेगा? सभापति नहीं रहेगा। दूसरी बात इसमें कि उसे अनुच्छेद 97 के तहत जो वेतन प्राप्त था वो नहीं मिलेगा, परंतु अगली बात है कि उसे वो सब सुख सुविधाएं, वेतन भत्ते मिलेंगे जो एक राष्ट्रपति को मिलते हैं। इस तरीके से अनुच्छेद हमारा
65 होता है कंप्लीट, और इसकी आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।